हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खोंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। आज हमारे शेयर कैपिटल वीडियो सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट पार्ट है गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सर। आप लोगों को मालूम है सर कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो कॉल्स इन अरियर्स या कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, ये आज हम लोग हमारे ये वीडियो में देखेंगे। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब है सर कि हमारे जो कॉल्स होते हैं, जैसे हम लोग एप्लीकेशन में कुछ पैसा देते हैं, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा देते हैं और फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा देते हैं, फाइनल कॉल पे कुछ पैसा देते हैं। ऐसे कुछ पार्ट में हमें शेयर्स जब अलॉट होते हैं उसका मनी पे करना होता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो वो पैसे नहीं दे पाता। जो व्यक्ति वो पैसे नहीं दे पाता उसे हम लोग अरियर के नाम से जानते हैं। ओके, तो कौन से कॉल के ऊपर उन्होंने अरियर किया है? दैट अरियर में बी ऑन अलॉटमेंट, दैट अरियर में बी ऑन फर्स्ट कॉल, दैट अरियर में बी ऑन फाइनल कॉल। दूसरे पार्ट में अगर देखें तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है सर? कॉल्स इन एडवांस का मतलब है कि सर अभी तक कंपनी ने पैसा नहीं मांगा है, लेकिन उसके पहले ही किसी व्यक्ति ने कॉल का पैसा कंपनी को दे दिया। तो ये केस में कंपनी उसका ट्रीटमेंट क्या करती है? अरियर के केस में कंपनी उसका ट्रीटमेंट क्या करती है? ये दोनों चीजें आज हम लोग यहां पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सर, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन अरियर्स? कॉल्स इन अरियर का मतलब है व्हेन कॉल्स आर मेड अपॉन शेयर्स अलॉटेड, द शेयर होल्डर्स होल्डिंग द शेयर्स बाउंड टू पे कॉल मनी विद इन द डेट फिक्स्ड फॉर सच पेमेंट। ये तो जाहिर सी बात है सर, शेयर होल्डर को वो पैसा देना बंधन कारक है। जब कंपनी आपको कॉल मांगेगी तब आप लोगों को वो पैसा देना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन क्या होता है सर, इफ शेयर होल्डर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, अगर शेयर होल्डर ने वो कॉल मनी में डिफॉल्ट कर दिया विद इन द अपॉइंटेड डेट, जो डेट पे मांगा था उस दिन, द अमाउंट दस फेल्ड पेमेंट ऑन अ कॉल इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। जिस दिन पे कंपनी ने पैसा मांगा, अगर उस दिन वो व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया तो वो केस में क्या हो जाता है सर, उसे हम लोग कॉल्स इन अरियर कहते हैं। कॉल्स इन अरियर अगर हो जाता है तो वो केस में आप लोगों को थोड़े टाइम का एक्सटेंशन दिया जाता है कि जैसे कंपनी ने अगर आज पैसे मांगे लेकिन आज आप लोगों ने नहीं दिए, तो कंपनी क्या करती है, आप लोगों को थोड़ा टाइम देती है और नोटिस भेजती है कि भाई आपके पैसे ड्यू है, आप लोग क्या करो, हमें हमारा पैसा दे दो। लेकिन सर जब आप लोग डीले करते हो तो जाहिर सी बात है कंपनी उसके ऊपर आपको पेनल्टी चार्ज करेगी, एंड दैट पेनल्टी इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। यस, तो सर कंपनी आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितना चार्ज करेगी सर, कौन से बेसिस पे चार्ज करेगी, ये सारी चीजें यहां पे नीचे दी है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है? द इंटरेस्ट इज रिकवरेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आप लोग उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। बट इफ द आर्टिकल्स आर साइलेंट, अगर आर्टिकल्स ही साइलेंट है, जहां पे उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सर जहां पे आर्टिकल साइलेंट है वहां पे कंपनीज एक्ट विल प्रिवेल, एंड कंपनीज एक्ट विल से कि अकॉर्डिंग टू टेबल एफ of schedule 1 shall be applicable, which prescribes that if a sum called in respect of shares is not paid before on the date of appointment for the payment, the person will fail to pay shall pay therefore for the day
अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट टू द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट एट द रेट नॉट एक्सीडिंग 10%। गाइस 10% इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है ये केस में वो बोल रहा है अगर यहां पे एप्लीकेशन देने के बाद या आप लोगों को पैसे मांगने के बाद अगर वो व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए तो वो केस में क्या होगा सर, वो केस में कंपनी आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करेगी एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल्स अगर साइलेंट है तो एज पर कंपनीज एक्ट टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर एनम। तो सर 10% कितने टाइम के लिए होगा? जिस दिन से उन्होंने पे नहीं किया उस दिन से लेके आगे एक्चुअल पेमेंट करने तक। मतलब अगर आप लोगों की 1 मार्च आप लोगों की डेट थी, लेकिन आपने 1 मार्च को ना देते हुए 1 मई को दिया, तो मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो सर जितने टाइम के लिए आप लोगों ने अरियर किया है उतने टाइम का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आप लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन सर जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के पास राइट होता है टू वेवर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर्स। डायरेक्टर्स के पास क्या होता है सर, यहां देखिए, हाउएवर द डायरेक्टर्स हैव राइट टू वेव द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। डायरेक्टर्स के पास राइट है सर कि वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट जो होता है कॉल्स इन अरियर्स का वो वेव कर दे, छोड़ दे। इट इज अप टू द डायरेक्टर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। ओके तो ये सर कॉल्स इन अरियर्स और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स का पार्ट हुआ। तो सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। तो व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ध्यान से समझिए सर। सबसे पहले तो यहां देखिए जर्नल एंट्री व्हेन कॉल मनी इज इन अरियर। अगर पैसा अरियर में है तो आपकी एंट्री क्या होगी सर, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट कर देंगे टू रिलेवेंट कॉल। अब ये रिलेवेंट कॉल में आप लोगों का अलॉटमेंट भी आ सकता है या फिर आप लोगों का कॉल मनी भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कुछ भी आ सकता है सर। और उसके बाद अगर आप देखोगे ऑन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, तो अगर आप देखोगे ऑन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स विथ इंटरेस्ट, आप लोगों को इंटरेस्ट के साथ अगर पैसा मिल गया तो एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट प्लस आप लोगों का कॉल का पैसा दोनों को ऐड करके क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ओके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी सर जब पैसा मिलेगा तब। और बैंक में पैसा कौन सा आएगा, जो कॉल का अरियर का पैसा था वो तो आएगा ही सर, उसी के साथ साथ आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा, दोनों मिला के अमाउंट आ जाएंगे। और सर जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है वो बाद में P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मुझे बताइए जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स है वो हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है? जाहिर सी बात है सर, कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको देना नहीं है। जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो योर एंट्री विल बी कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप लोगों की एंट्री उसकी हो जाएगी, ट्रांसफर टू P&L की। ओके तो दीज आर द जर्नल एंट्रीज फॉर योर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन अरियर्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर सर, कॉल्स इन एडवांस। नाउ कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है सर, आप लोगों को पहले ही किसी कॉल का पैसा मिल गया एडवांस में ही। तो कोई एक आधा व्यक्ति होगा जिसके पास पैसा होगा सर, उसने एडवांस में पैसा दे दिया। अभी एडवांस में जब आप लोगों को पैसा मिल रहा है तो मुझे बताइए गाइस, वो व्यक्ति को आप लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। तो वहां पे कॉल्स इन एडवांस के ऊपर
इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है। ओके, तो यही कंसेप्ट समझते हैं सर। पहले तो समझो कॉल्स इन एडवांस क्या है। अ कंपनी में रिसीव्ड द अमाउंट रिमेनिंग ऑन अनपेड शेयर्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स इवन दो द अमाउंट हैज नॉट बीन कॉल्ड अप सब्जेक्ट टू अथोराइजेशन ऑफ इट्स आर्टिकल। सर अभी तक हमने पैसा मांगा ही नहीं, बिना मांगे ही अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपको पैसा दे दिया तो दैट इज नथिंग बट कॉल्स इन एडवांस। इन अ केस where the number of shares allotted to a person is smaller than the number applied and the terms issue permit the company to retain the amount received in excess of application and allotment money, it shall be calls in advance. Sir, many times what happened, होता क्या है सर, जब आप लोग प्रोरेटा अलॉटमेंट करते हो, प्रोरेटा अलॉटमेंट में होता क्या है सर, आप लोगों को जितने शेयर्स, आप लोगों ने जितने शेयर एप्लीकेशन में दिए हैं उससे ज्यादा शेयर, उससे कम शेयर आप लोगों को मिलते हैं। बिकॉज प्रोरेटा केस में जितना अप्लाइड है उससे कम आपको शेयर मिलता है। तो मैंने समझिए 50 शेयर का एप्लीकेशन किया है और मुझे उन्होंने 40 शेयर दे दिए, तो 10 शेयर का पैसा मैंने कंपनी को एप्लीकेशन करते समय पहले ही दे दिया। ये केस में क्या हो रहा है सर, 10 शेयर का पैसा कंपनी के पास पहले से ही है मेरे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। इसको भी आप लोग कॉल्स इन अरियर्स कह सकते हैं। तो कंपनी क्या करेगी सर, ये कॉल्स इन अरियर्स का, कॉल्स इन एडवांस का पैसा आप लोगों को रिलेवेंटली बाद में आपके कॉल्स के साथ एडजस्ट करा के दे देगी। ओके, तो सर इसका एंट्री कैसे होता है, देखिए ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यहां देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी इन एडवांस। सर पैसा आ गया, पैसा आ गया तो बैंक तो डेबिट होएगा। किससे रिलेटेड पैसा आया है, कॉल्स इन एडवांस, इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है। और जब कॉल्स इन एडवांस फिर से हो जाएगा, मतलब कंपनी फिर से कॉल कर देगी, तो यहां क्या होगी सर एंट्री, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल अकाउंट। जो कॉल से रिलेटेड वो पैसा होगा वो कॉल में वो पैसा मर्ज हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल अकाउंट, ये कॉल्स इन एडवांस के एंट्री है सर। तो फिर से एक बार अगर हम लोग दिमाग लगाएं, सर अगर कंपनी ने पैसा नहीं मांगा है फिर भी अगर हम लोगों ने पैसा दे दिया है तो वहां पे सर कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। कॉल्स इन एडवांस मैक्सिमम टाइम प्रो रटा के केस में होता है, जहां पे कंपनी के एप्लीकेशन कम होते हैं, व्यक्ति के एप्लीकेशन कुछ अलग होते हैं और अलॉटमेंट कुछ अलग होते हैं। अगर हम लोगों ने 50 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और कंपनी ने आपको 40 ही शेयर अलॉट किए हैं, तो 10 शेयर का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा आप लोगों के पास पहले से ही तय होता है। तो वो पैसा कंपनी आगे के रिलेवेंट कॉल्स में एडजस्ट करती है, उसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो पहले से ही पैसा आ चुका है, इसीलिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। और फिर जब आप लोग रिलेवेंट कॉल में वो एडवांस एडजस्ट करते हो तो योर एंट्री विल बी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट कॉल अकाउंट। ये हमारा कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हो गया सर। अभी अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो सर कैसे होगा, इंटरेस्ट जब आप लोग चार्ज करोगे तो एज पर टेबल एफ कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट, सर रेट अगर आप लोग देखोगे यहां पे देखिए 12% पर एनम जनरली। लेकिन होता क्या है, द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाइड द रेट इन विच इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। जनरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेट तय होता है, लेकिन अगर आर्टिकल ने नहीं बताया तो वो केस में हम लोग टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करके उनको इंटरेस्ट देते हैं एट द रेट 12% पर एनम। मैक्सिमम रेट यही है सर, राइट, बिकॉज द अमाउंट रिसीव्ड एज अ कॉल्स इन एडवांस इज अ डेट।
कंपनी के लिए वो डेट है, बिकॉज हमने उनको शेयर अलॉट नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर का पैसा हमारे पास आ गया। एंड दस द कंपनी लायबल टू पे द इंटरेस्ट, कंपनी इसके लिए लायबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए, इसीलिए कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके गाइज, तो इंटरेस्ट कितना है सर गाइज? 12% पर एनम के हिसाब से। कब? जब आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफिक रेट नहीं बता देता। एक बार उनका स्पेसिफिक रेट आ गया तो वो रेट से आप लोग इंटरेस्ट दे दो। तो दिस इज योर कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये होने के बाद सर हमारे एक छोटे और टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं, दैट इज इसका एंट्रीज बाकी है सर। तो इसके एंट्रीज में क्या क्या होगा ध्यान से देखिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहले तो इफ द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेड इन कैश, अगर आप लोग कैश में पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी? आपसे पैसा जाएगा तो सर बैंक होगा क्रेडिट, बराबर है। तो यहां देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो चलिए ये एंट्री हो गई। और ये कैश में अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो योर एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर होल्डर्स ने दिया है वो। और एट द एंड आप लोगों को इसे P&L को ट्रांसफर करना है, आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए ये P&L डेबिट चला जाएगा। तो योर एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये आप लोगों के जर्नल एंट्रीज है सर इसके। ओके गाइस, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे हो रहा है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे एक छोटे टॉपिक के ऊपर, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर बहुत बार शेयर्स इश्यू होते हैं लेकिन वो कैश में इश्यू नहीं होते, उसका कंसिडरेशन कैश को छोड़ के होता है। तो ये केस में क्या होगा सर? तो ध्यान से देखिए, एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगेंस्ट विच कैश इज नॉट टू बी रिसीव्ड एज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो शेयर अलॉट तो हो रहे हैं अगेंस्ट विच कैश इज नॉट रिसीव्ड, पैसा नहीं आ रहा है सर। तो उसके अगेंस्ट में क्या आ रहा है? तो उसके अगेंस्ट में आप लोगों के सामने 3 अलग अलग केसेस में रखूंगा। ध्यान से देखिए, तो केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 इज सेइंग सर, ध्यान से देखो केस 1 क्या बोल रहा है। इन सम केसेस शेयर्स आर इश्यूड टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी in lieu of the services provided by them during the incorporation of the company. This would generate goodwill. ध्यान से समझिए सर क्या हो रहा है। जब आप लोगों की कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी, इनकॉर्पोरेट होते समय प्रमोटर्स ने जो सर्विस प्रोवाइड किया उनके गेस्चर में कंपनी क्या कर रही है? उनको शेयर्स दे रही है। जब कंपनी शेयर इशू करेगी मार्केट में तो सर जाहिर सी बात है गुड गेस्चर के नाते आप लोग इसको शेयर दे रहे हो, उनसे पैसा नहीं ले रहे सर हम लोग। तो जाहिर सी बात है सर यहां पे आप लोगों का गुडविल क्रिएट होगा, राइट। तो जब गुडविल क्रिएट होगा सर तो योर एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल एक असेट है, असेट डेबिट से बढ़ता है, इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है यहां पे, राइट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उससे शेयर्स भी जनरेट हो रहे हैं और गुडविल भी जनरेट हो रहा है। यहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये पहला केस है जिसमें प्रमोटर्स को आप लोग शेयर दे रहे हैं। दूसरे केस में देखिए गाइस, दूसरे केस में क्या हो रहा है सर? इन केस कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स फॉर द परचेस ऑफ फिक्स असेट और फॉर द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, it may offer and allot its shares to the vendors or creditors in lieu of cash. सर अभी अगर मेरे वेंडर को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं उनको शेयर्स ऑफर करूंगा, राइट। अगर मैंने किसी से असेट परचेस किया है तो वो व्यक्ति को मैं शेयर्स ऑफर करूंगा क्योंकि मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। या फिर मैं क्रेडिटर्स को बोलूंगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप क्या करो, ये शेयर्स रख लो। तो ये शेयर आप लोग पार पे भी इशू कर सकते हो या फिर ये शेयर आप प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो। तो उसके जर्नल एंट्रीज कैसे होंगे सर?
तो वेंडर से जब हम लोग असेट एक्वायर करेंगे तो योर एंट्री विल बी, असेट हमें मिल रहा है सर, असेट शोज डेबिट बैलेंस, तो योर एंट्री विल बी सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट करेंगे वेंडर टू वेंडर्स अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, वेंडर हमें दे रहा है इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है। अभी वो वेंडर को हम लोग अगर शेयर्स दे रहे हैं और वो पार पे दे रहे हैं उतने ही अमाउंट के, तो योर एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर जितने का आप लोगों का असेट है उतने के शेयर हमने उसको दिए हैं, लेकिन अगर सर ये वेंडर को शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग प्रीमियम पे, तो वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा सर, तो योर एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये 3 एंट्री उन्होंने बताए हैं सर। पहले एंट्री में वेंडर से असेट लिया, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, दूसरे एंट्री में अगर पार पे इशू कर रहे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। दीज आर द जर्नल एंट्रीज फॉर केस 2, जिसमें आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आपको वेंडर को पैसे देने हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं। और तीसरा जो केस है सर, लास्ट केस, जिसमें क्या हो रहा है सर, शेयर्स आर आल्सो इशूड और एक्सचेंज ड्यूरिंग बिजनेस परचेस और मर्जर ऑफ द कंपनीज। सर जब आप लोग मर्जर कर रहे हो या परचेस कर रहे हो बिजनेस को, तो वहां पे जब आप लोग शेयर्स इशू करोगे तो वो केस में भी आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन में आप लोगों का आइदर गुडविल क्रिएट होगा या आइदर कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा। ध्यान से समझिए सर, अगर हम लोग जितने में चीजें परचेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस अगर परचेस किया है 1 लाख रुपए में, और वो बिजनेस परचेस करते समय 1 लाख की जगह पे मुझे अगर 1,10,000 देने पड़ रहे हैं, बिजनेस का एक्चुअल असेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है, लेकिन मैं परचेस करते समय अगर उन्हें 1,10,000 दे रहा हूं, तो दैट 10,000 आई एम गिविंग एक्स्ट्रा। किस चीज के लिए सर? वो मैं पे कर रहा हूं गुडविल के लिए। इसीलिए दैट गुडविल इज द बैलेंसिंग फिगर इन द एंट्री। सारे असेट में एक्वायर करूंगा, सारे लायबिलिटीज में एक्वायर करूंगा, उसी के साथ साथ मैं वेंडर को उतना उनका पैसा भी दे दूंगा सर। अगर हमारे असेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन से ज्यादा मैंने अगर वेंडर को दे दिया, तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल। लेकिन सर मैंने बिजनेस को परचेस किया है, समझिए बिजनेस का वैल्यूएशन है 1 लाख ही पकड़ते हैं, और असेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन अगर हम लोग देखें तो एसेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन है 1,10,000। 1,10,000 मैंने बिजनेस परचेस किया 1 लाख में, असेट लायबिलिटी का वैल्यूएशन आ रहा है 1,10,000, तो मुझे फायदा हो गया सर, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। इसीलिए यहां पे कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। 2 केसेस मैंने आपको बताए। 1 लाख का बिजनेस अगर मैंने 1,10,000 में परचेज किया तो 10,000 एक्स्ट्रा दिया, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल। 1 लाख का बिजनेस अगर मैंने 90,000 में ले लिया, तो मुझे बताइए 90,000 में मैंने लिया 1 लाख की चीज, तो 10,000 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ, दैट इज माई कैपिटल प्रॉफिट, एंड दैट कैपिटल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यही 2 एंट्रीज यहां पे उन्होंने बताई है, एकदम सिंपल वे में। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, एंड आप लोगों का कंसिडरेशन अदर देन कैश, इतना पार्ट हमने गाइज कवर कर लिया है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्पफुल होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही गाइज, हम लोग यहां पे रुकेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय।